नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। आज भी इस एपिसोड में हमने आपके तमाम सवालों को लिया हुआ है। वीडियो को आखिरी तक देखें क्योंकि इसमें तमाम सवाल ऐसे हैं जो शायद आपके मतलब के भी हो सकते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमें प्रोत्साहन मिले, और अगर आप पहली बार सौदा घर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले सवाल को लेते हैं। विवेक जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर बिल्डर्स आर नॉट गिविंग रिफंड इवन इफ कैंसल्ड इन 5 days ऑफ बुकिंग, व्हाट टू डू, प्लीज हेल्प। इस जैसे और भी 2-3 सवाल हैं। जैसे शशांक बत्रा जी लिख रहे हैं, सर इफ एग्रीमेंट इज नॉट साइन देन कैन वी गेट द फुल रिफंड जस्ट फॉर द अलॉटमेंट लेटर। अगला सवाल इससे मिलता जुलता है। गणेश वाघमोड़े जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर हमें अगर बुकिंग कैंसिल करना है तो कितने दिन तक हम कैंसिल कर सकते हैं और हमारा पैसा डिडक्ट होगा क्या अगर हमने एग्रीमेंट से पहले कैंसिल किया तो। देखिए, इन तीनों सवालों के जवाब को एक में समराइज करके देते हैं। आप सभी लोग समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है जाते हैं, टोकन देते हैं या फिर बुकिंग कर लेते हैं और बाद में उनको लगता है कि नहीं, मेरा फंड मैनेज नहीं हो रहा है, मेरे लिए लोकेशन नहीं है, मेरे लिए प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, या कोई भी कारण हो सकता है जिसके चलते आप कैंसिल करते हैं। और ये चीज़ क्या दर्शा रहा है, इसका जवाब देने से पहले इन सारे सवालों का क्रक्स क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। इसका मतलब जो भी बायर मार्केट में हैं वो आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के साथ जाके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। जब आप आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के साथ जाके प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे आपको कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार ऐसे भी केसेस हमारे पास आए हैं कि लोग एग्रीमेंट के बाद कैंसिल करना चाहते हैं। तो इससे ये बात साफ निकल के आ रही है, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपके पॉकेट में अगर पैसा है तो उसे निकाल के किसी को देने की कोशिश मत करिए। पहले चीज़ों को समझिए। जब सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाए तो ही जेब से पैसा निकालिए, चाहे वो टोकन के रूप में हो, बुकिंग के रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो। आपको कितना भी इंसिस्ट किया जाए, सर 50,000 रुपये ही देने हैं, 60,000 रुपये ही देने हैं, अरे भाई क्यों देने हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो आप 5 लाख रुपए दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 5,000 रुपये भी मत दीजिए। अगर आप ऐसा एक तरीके से अपना अप्रोच रखेंगे तो आपका डिसीजन सही होगा। तो ये मल्टीपल सवाल ऐसे हमारे पास लगातार आते हैं जिसमें ये बात साफ निकल के आती है कि लोग कहीं ना कहीं आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के साथ जो है आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस सवाल के जवाब को देते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे आपने बुकिंग कर लिया और आपको कैंसिल करने की जरूरत पड़ रही है, तो पहली बात, अगर आपने सिर्फ टोकन दिया है तो टोकन फुल रिफंड मिलेगा। हमने आपसे कई वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है मॉडल अलॉटमेंट लेटर के बारे में, जो कि 2022 में ही आया हुआ था। उसके बाद हमने कई वीडियोस में इसका जिक्र किया। अभी कल के ही वीडियो में, 1-2 दिन पहले जो हमने वीडियो आपके सामने लाया था, जिसमें जिक्र किया हुआ था किस तरीके से क्लॉजेस जो है डाले होते हैं एग्रीमेंट में कि आपको कंपनसेशन ना मिले और डेवलपर लेट पोजीशन की केस में कंपनसेशन देने से बच सके, इसके लिए तमाम जो है क्लॉजेज होते हैं। लेकिन वो क्लॉजेज सारे सही हैं ऐसा नहीं है, उसे चैलेंज करने पे उसमें आपको फेवर मिलता है। और नॉन निगोशिएबल जो क्लॉज हैं उसके लेके अब महारेरा काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। ऑर्डर नंबर 60 में ये बातें साफ कही गई हैं और वहीं पे मॉडल अलॉटमेंट लेटर भी दिया गया है, और जो आपका प्रोफार्मा एग्रीमेंट टू सेल है वो भी उसमें बताया गया है कि उसके लैंग्वेज क्या होंगे। साथ ही साथ कैंसिलेशन के केस में जब आप बुकिंग कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे डिडक्शन कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें भी उसमें मेंशन की गई हैं। क्या मेंशन आपको बता देते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ आप स्क्रीन पे भी इसे देखते चलिए। अगर आपने अलॉटमेंट लेटर ले लिया है, यानी बुकिंग फॉर्म पे साइन कर दिया है, उस दिन से, जिस दिन से आपने साइन किया है, विदिन 15 डेज आप कैंसिल करते हैं तो 0 कैंसिलेशन चार्ज होगा, यानी आपको फुल रिफंड मिलेगा। अगर 16 दिन से 30 दिन के अंदर पे आप कैंसिल करते हैं तो आपका 1% डिडक्ट करा जाएगा। अब ये 1% किस चीज का, पूरे एग्रीमेंट कॉस्ट का। मान लीजिए आपने 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली, 80 लाख रुपए उसका एग्रीमेंट कॉस्ट है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जो भी जीएसटी वगैरह है वो साइड में रख दीजिए। एग्रीमेंट कॉस्ट अगर 80 लाख है तो उसका 1% बनता है 80,000 रुपए। अगर आपने बुकिंग के टाइम पे 2 लाख रुपए दिए हुए हैं तो डेवलपर 80,000 रुपए कट करके 1,20,000 रुपए आपको वापस कर देगा। अब मान लीजिए 31 दिन से लेके 60 दिन के बीच में आप कैंसिल करते हैं तो वो 1.5% डिडक्ट कर सकता है। 1.5% यानी कि 2 लाख बुकिंग अमाउंट गया है, 80 लाख रुपए आपका एग्रीमेंट कॉस्ट है, तो 1,20,000 रुपए वो डिडक्ट कर सकता है और बचे हुए 80,000 को आपको वापस कर सकता है।
अब ये जरूरी एक 2 ही लाख आपने दिया, हो सकता है आपने 5 लाख दिए हैं, 10 लाख दिए, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1% डिडक्शन है, ये आपके एग्रीमेंट कॉस्ट में से 1% डिडक्शन है। जो 1.5% मैंने बताया कि 31 दिन से लेके 60 दिन के भीतर आप करते हैं, तो वो भी एग्रीमेंट कॉस्ट का 1.5%। और अगर आपका 61 डेज से आगे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और जितना भी डिले होता है, मैक्सिमम 2% ऑफ एग्रीमेंट कॉस्ट डेवलपर डिडक्ट कर सकता है। ये हो गई बात कितना डिडक्शन होता है। और अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जिस दिन से आप कैंसलेशन के लिए रिक्वेस्ट देते हैं, उस दिन से विदिन 45 डेज जितना डिडक्शन बन रहा है उतना डिडक्ट करके डेवलपर आपको पैसा वापस करेगा। ऐसा भी देखने में आया है कई बार, डेवलपर जो आपसे बुकिंग फॉर्म साइन कराता है, जो अलॉटमेंट लेटर साइन कराता है, उसमें जो आपके डेट हैं वो 1 से लेके 15 दिन तक आप कैंसिल करते हैं तो भी 1% लिख दिया जाता है, 2% लिख दिया जाता है, यानी उसमें ट्विस्ट किया जाता है। ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि ये महारेरा का ऑर्डर है। और जो आपको मैंने बताया, 1 से 15 दिन तक कोई डिडक्शन नहीं होगा, 16 दिन से 30 दिन के बीच में 1% होगा, 31 दिन से लेके 60 दिन के बीच में 1.5% होगा, और 61वें दिन से लेके आगे तक कितना भी डिले होता है और अगर आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो महज 2% ऑफ एग्रीमेंट कॉस्ट ही डिडक्ट किया जा सकता है। तो इस बेस पे आप ऑर्डर कॉपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसके लिंक के जरिए आप डेवलपर को दिखा सकते हैं, देखिए इसके आधार पे ही आप डिडक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने टोकन दिया है, आपने बुकिंग फॉर्म साइन ही नहीं किया है, तो उस केस में आपको फुल रिफंड मिलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी डेज यू हैव वेटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो उसमें कैंसिलेशन केस में क्या मिलेगा, वो एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन होता है, 10% डिडक्ट होगा आपका स्टैम्प ड्यूटी, आपको आईआर महाराष्ट्र से ही लेना पड़ेगा। जीएसटी का अगर आपने दिया जितना भी प्रोपोर्शनेट, वो रिफंड अगर हो सकता है तो आपको उसे अप्लाई करना होगा, नहीं तो वो जीएसटी आपका लैप्स हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका लैप्स हो जाएगा, वो एक अलग केस हो गया। लेकिन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, साइन नहीं हुआ है, तो उसके पहले का जो केस है वो हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। कहीं भी आपको समस्या लगती है तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक भेज सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान, उससे पहले या उसके बाद में कोई भी समस्या आ रही है, आप लोग हम तक जितने भी सवाल पूछेंगे, जितने भी क्वेरी भेजते हैं, हमें भी उसके तह तक जाके समझने का मौका मिलता है और आपके लिए तमाम और सोल्यूशन हम लोग लेके भी आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमित जी हैं, इन्होंने लिखा है, वाई आर बैंक्स आर रिलीजिंग लोन अमाउंट विदाउट एनी प्रोग्रेस वर्क। देखिए अमित जी, ऐसा क्यों होता है? कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है, जब आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आपका डिसबर्समेंट क्यों जा रहा है अगर कुछ वर्क प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है? देखिए, इसका भी जवाब आपके एग्रीमेंट कॉपी में ही है। आप एग्रीमेंट से पहले 10% देते हैं और वहां पे जो पहला आपसे डिमांड किया जाता है या बैंक से जो आपका डिसबर्समेंट होता है, उसके लिए होता है आफ्टर एग्रीमेंट, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट 10%, 15%, 20%, जो भी है, अलग अलग एग्रीमेंट में ये बातें लिखी होती हैं। तो अगर आपने एग्रीमेंट के पहले 10% दिया, स्टैम्प ड्यूटी दिया, आपने रजिस्ट्रेशन दिया, जीएसटी दिया प्रोपोर्शनेट अमाउंट का, यानी कि जितना आपने डेवलपर को पेमेंट किया उसका जीएसटी 5% या 1% के हिसाब से आपने दिया, इसके बाद जैसे ही एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा तो डेवलपर जो आपके एग्रीमेंट में मेंशन है परसेंटेज, 10%, 15%, 20%, उतना डिमांड कर सकता है। भले ही आपके प्रोजेक्ट पे कुछ भी वर्क प्रोग्रेस ना हुआ हो, उसके बावजूद भी, क्योंकि आपका जो पेमेंट शेड्यूल है उसमें साफ लिखा गया है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट बिल्डर कैन डिमांड, जो भी उसका परसेंटेज रहता है उसमें मेंशन होता है 10, 15, 20, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस तरह से वो डिमांड कर रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई चीज़ प्लिंथ पे वो डिमांड करने के लिए लिखा हुआ है, फर्स्ट स्लैब पे, सेकंड स्लैब पे, और वो हुए बिना वो आपसे डिमांड कर रहा है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। और बहुत से बैंक हैं जो जाके स्क्रूटनाइज करते हैं, चेक करते हैं कि क्या सच में वहाँ तक वर्क प्रोग्रेस हुआ है, उसके बावजूद, उसके बाद ही जो है वो डिसबर्समेंट होता है, तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपने पूछा बिना वर्क प्रोग्रेस से कैसे हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है, जो आपके एग्रीमेंट में मेंशन होगा उसे एक बार आप लोग रेफर जरूर करिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, आई वॉन्ट टू बाई ए फ्लैट बट आई एम कंफ्यूज अबाउट द टू लोकेशंस वेयर टू बाई, वाघोली और हांडेवाड़ी। देखिए, वाघोली और हांडेवाड़ी की जो अभी की सिचुएशन वो लगभग एक जैसी है, लेकिन एडवांटेज कहीं ना कहीं वाघोली की तरफ है, अगर आप एक तरीके से एप्रिसिएशन के हिसाब से देखें। क्यों? क्योंकि वाघोली के आसपास आईटी पार्क, नगर रोड है और वहां पे हलचल चल रही है, यानी आने वाले टाइम पे एक उम्मीद जरूर है कि रेट यहाँ पे बढ़ेंगे। वहीं हांडेवाड़ी में आप देखेंगे पिछले लंबे समय से
वहाँ पर रेट उस तरीके से नहीं बढ़े हैं क्योंकि वहाँ पे कोई नए ड्राइवर्स नहीं आए हैं, यानी कोई आईटी कंपनीज, कोई मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस पूरे साउथ मार्केट में खासकर हांडेवाड़ी, इससे लगा हुआ उंदरी है, चाहे आपका उर्ली देवाची है, इन सब लोकेशंस पे अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के सेल थोड़े कम होते हैं, जब वो नियर पोजीशन पे पहुंचते हैं तो सेल बढ़ जाता है। यह भी देखने में ऐसा क्यों आया है, क्योंकि जो एंड यूज़र वो भी ये देखता है कि अगर मुझे यहाँ पे लेना है तो नियर पोजीशन मिले तो ज़्यादा अच्छा है, और कॉन्फिडेंस भी आ पाता है क्योंकि वहाँ पे तमाम डेवलपर जो है कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं और वहाँ पे वो एप्रिसिएशन उस तरीके से नहीं हुआ है। अगर आप जो है वाघोली में देखेंगे तो उसके उलट है, क्योंकि आसपास खराड़ी का भी मार्केट है और नगर रोड भी है, वहाँ पे मेट्रो की भी बात चल रही है, जो कि अभी साउथ के मार्केट में आपका मेट्रो का कोई भी अनाउंसमेंट या कोई सैंक्शनिंग ऐसी कोई बात नहीं चली है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आरओआई के हिसाब से समझ में आता है आपको वाघोली प्रेफर करना चाहिए। लेकिन आप किस लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? अपने रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं, आपका वर्क लोकेशन कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको लोकेशन का चयन करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछ रहे हैं और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हांडेवाड़ी और वाघोली के बीच में वाघोली को आपको ज़्यादा एज देना पड़ेगा, क्योंकि वो खराड़ी के आसपास, और खराड़ी में तमाम आईटी कंपनीज हैं, यानी कि एक बड़ा ड्राइवर है। जो लोग खराड़ी या उसके बिल्कुल आसपास नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, वो वागेश्वर मंदिर या उसके आगे केसनन फाटा या वाकुरी फाटा, इन सब जगहों पे परचेज के लिए जाते हैं। तो ये आपको पहले एवेल्युएट करना है कि आप क्यों खरीद रहे हैं, उसके बेस पे आप लोकेशन का चयन करिए। बाकी इन्वेस्टमेंट आरओआई के हिसाब से कहाँ पे क्या हो सकता है वो मैंने आपके सामने रख ही दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है मिनाज अहमद जी का। इन्होंने लिखा है, हाय सौदागर, माई बिल्डर हैज सोल्ड कवर्ड पार्किंग इन फ्रंट ऑफ मेन एंट्रेंस लॉबी which is blocking movement of residents and pathways from lobby to driveway and can be fatal in case of emergency. Is there any law to stop this parking allotment? देखिए, इस सवाल के जवाब को अगर देखें तो जो नेशनल बिल्डिंग कोड कंप्लायंसेज है वो चीज़ जो है वो फॉलो होनी चाहिए, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे फायर एग्जिट का कोई सिचुएशन हो या फिर कोई पाथवेज है। अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यानी जो नेशनल बिल्डिंग कोड कंप्लायंसेज है उसका वायलेशन है। तो ये चीज़ आपको चेक करना चाहिए कि क्या उस हिसाब से कॉरपोरेशन में सैंक्शनिंग ही ली गई है उस पार्किंग की, क्या जो आपके स्पेसिफिक नॉर्म हैं एग्जिट होने के लिए उतना होने के बाद पार्किंग है या उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। साथ ही साथ फायर सेफ्टी नॉर्म को भी चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि फायर सेफ्टी नॉर्म काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। किस चीज़ के लिए? क्योंकि किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में अगर फायर की सिचुएशन होती है तो क्या वहाँ पे चीज़ें आसानी से डिप्लॉय की जा सकती हैं? अगर उसके बावजूद भी वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये कंप्लेन आप कॉर्पोरेशन में भी कर सकते हैं, और जो सोसाइटी मेंबर्स हैं आप लोग ग्रुप में भी इस कंप्लेन को कॉर्पोरेशन या फिर जैसा मैंने आपको बताया नेशनल बिल्डिंग कोड, यहाँ पे भी आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये विद इन द रूल नहीं है। और खासकर आपको एक बार सैंक्शनिंग कॉपी जरूर चेक करना चाहिए कि उसकी कितनी विड्थ जो है छोड़ने के बाद, यानी एंट्री एग्जिट की जो विड्थ है उसे कितना छोड़ने के बाद जो है पार्किंग को रखा गया है। तो इस बात को एक बार इंश्योर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग कंप्लेन के लिए आगे बढ़िए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर को लगता है कि हाँ हमें बाद में इस बिल्डिंग में और हाइट बढ़ा सकते हैं, तो जब हाइट बढ़ाएंगे तो साथ ही साथ नंबर ऑफ पार्किंग भी उनको बढ़ाना पड़ता है। अब नंबर ऑफ पार्किंग बढ़ाने के लिए कई बार अगर उनके पास पार्किंग स्पेस नहीं है तो ऐसा देखने में आया है कि एंट्रेंस के पास या आसपास कहीं भी वो पार्किंग निकालते हैं, जिससे कि जितने भी नए लोगों को फ्लैट बेचा गया है उन्हें एकमोडेट किया जा सके पार्किंग के केस में। तो ये एक बार आप जो है सैंक्शनिंग कॉपी चेक करिए, कॉर्पोरेशन से बात करिए, नेशनल बिल्डिंग कोड का जो कॉम्प्लायंसेज है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फायर सेफ्टी नॉर्म फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के बाद ही आप आगे कंप्लेन के लिए सोचिए। आगे बढ़ते हैं। राजीव सिंह जी लिख रहे हैं, इज द रेड लाइन एंड ब्लू लाइन ऑल्सो वैलिड फॉर डैम्स और इज इट जस्ट फॉर रिवर्स? देखिए, इस सवाल का जवाब अगर आप देखें तो जब डैम के केस में आप आते हैं तो वहां पे रेड लाइन ब्लू लाइन तो नहीं होता है, लेकिन इस जैसे अलग टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे स्पिल ओवर या फिर बफर जोन या फिर मैक्सिमम वाटर लेवल। क्योंकि क्या होता है जब डैम फुल कैपेसिटी में होते हैं तो फ्लड लाइन कहाँ तक जा सकती है, यानी जो स्पिल ओवर लाइन है वो बताते हैं। कुछ हिस्से को बफर जोन के रूप में रखा जाता है, क्योंकि फ्लड की सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो जो कि मैक्सिमम लेवल तक जाने पे वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो। यानी एक तरीके से कंसेप्ट वही रहता है जो रेड लाइन और ब्लू लाइन रिवर के केस में होता है कि 25 साल में मैक्सिमम फ्लड लाइन कहाँ गया वो ब्लू लाइन, 100 ईयर में मैक्सिमम फ्लड लाइन कहाँ तक गया है वो रेड लाइन।
उसी तरीके से यहाँ पे बफर जोन बनाए जाते हैं, स्पिल ओवर लाइन बनाई जाती है और साथ ही साथ मैक्सिमम वाटर लेवल लाइन बनाई जाती है। तो ये सारे लाइन को डिसाइड किया जाता है कि इसके बाद ही आपको कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी चीज़ एक्टिविटी आपको करना है जो परमानेंटली हो। बाकी जो कल्टीवेशन वगैरह का काम है वो इन सारे बफर जोन में किया जा सकता है, क्योंकि उससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। फ्लड की सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो भी या जो भी कल्टीवेशन वगैरह हुआ है वहाँ पे फ्लड हो सकता है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप लोग कहीं ऐसा फार्म हाउस प्लॉट या प्लॉटिंग या कुछ ऐसा देख रहे हैं तो इन सारे लाइन को, फ्लड लाइन को, मैक्सिमम वाटर लेवल को या फिर बफर जोन को जरूर चेक कर लीजिए। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।